चाहती हूँ, क्योंकि आप एक लाइफस्टाइल डॉक्टर भी हैं, तो मुझे लगता है आप एक अच्छे से इसको जवाब दे पाएंगे और पूरा साइंस समझा पाएंगे लोगों को, क्योंकि आयुर्वेद के प्रोस्पेक्ट से और नेचुरोपैथी के हिसाब से मैं लोगों को ऑलरेडी बता चुकी हूँ। तो सबसे पहला सवाल लोगों का ये होता है संदीप जी, कि ये जो फ्रूट्स खाने का कहा जाता है कि 12 बजे तक ही आपको फ्रूट्स खाने हैं, डीआईपी में भी कहा जाता है, तो इसका क्या कारण है? और ये भी कहा जाता है कि आपको फ्रूट जूस नहीं पीना चाहिए सवेरे के टाइम पे, उसका क्या कारण है? और बहुत सारे लोगों को ये भी सजेशन दिया जाता है कि आपको अर्ली मॉर्निंग जो है वो ग्रीन जूस लेना है, तो इसका क्या कारण है? तो ये सारा फ्रूट और वेजिटेबल से ही रिलेटेड है आज, तो प्लीज थ्रो सम लाइट ऑन इट। तो पहला पहला सबसे पहला क्वेश्चन है कि 12 बजे तक अपने को फल क्यों खाना है, जी। ठीक है। तो आप इनडायरेक्टली अब ये पूछना चाह रहे थे डीआईपी डाइट में जो प्रोटोकॉल है इनका, जो 12 बजे तक फल क्यों खाना है। जी। तो मैं आपको डीआईपी डाइट एक्चुअली, तो अब मैं विश्वरूप राय चौधरी का डीआईपी डाइट और ये सब तो इंडिया से है, मैं आपको ये बता रहा हूँ प्लांट बेस्ड डाइट पे हैं। अगर अपन प्लांट बेस्ड डाइट जिसको बोलते हैं, जहाँ पे आप इसको इंडिया में डीआईपी डाइट बोलते हैं, एक्चुअली में जी। ये पहले से ही है, दैट इज कॉल्ड प्लांट बेस्ड डाइट। जी। तो आप 12 बजे तक क्यों खाते हैं? तो इसका जो इंटेंशन है ऐसा बोलने का, ऐसा करने को, वो ये है कि 12 बजे तक फल खाते हैं, इसका मतलब आप उससे पहले कुछ नहीं खाते, सिर्फ फल ही खाना है 12 बजे तक, ठीक है। अब फल, चूंकि क्या होता है, यू आर ऑलरेडी ऑन फास्टिंग, रात से आप फास्टिंग में है, ठीक। तो आपके बॉडी को सबसे पहला एक इंस्टेंट एनर्जी का ऐसा सोर्स चाहिए जो आपको इंस्टेंट एनर्जी दे, मगर वो इंस्टेंट एनर्जी आपके ग्लूकोज को ना बढ़ा दे, क्योंकि घुमा फिरा के अपने को ग्लूकोज को लेवल को मेंटेन करना है, ठीक। जी। तो ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जो एनर्जी भी आपको देता है, क्यों? क्योंकि आप ऑलरेडी फास्टेड है, लेकिन आपके ब्लड शुगर को ब्लड को फ्लड नहीं करता शुगर से। तो ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जिसमें एनर्जी भी आपको मिल जा रही है और शुगर जो है, ब्लड जो है शुगर से फ्लड भी नहीं हो रहा है। इसलिए इस कॉम्बिनेशन को अपन 12 बजे से पहले फूड तक देते जी। और ये ग्रीन जूस का क्या फंडा है? फिर ग्रीन जूस भी कहा जाता है हैं। मॉर्निंग में लोग। एग्जैक्टली, ग्रीन जूस, लेकिन ग्रीन जूस का जो रिकमेंडेशन है ना, वो हाईली मॉर्बिड पेशेंट के लिए, जिनका डिजीज बहुत सारा, बहुत ज्यादा डिजीज, जैसे किडनी फेलियर हो गया, ठीक है, बहुत सारे। तो उस समय क्या होता है, आप एम्प्टी स्टमक है, तो जब आप ग्रीन जूस लेंगे तो उसके उसके फाइटोन्यूट्रिएंट्स और उसके एंजाइम्स, ठीक है, उसमें उसको हैंडल करने वाला, उसको एब्जॉर्प्शन में दिक्कत करने वाला ऐसी कोई चीज नहीं, क्योंकि आपका स्टमक खाली है, ठीक। तो जब आप वो जूस लेंगे तो वो जितने भी फाइटोन्यूट्रिएंट्स है, जितने भी एंजाइम्स है, वो क्या करेंगे, आपके बॉडी में इफेक्टिवनेस उसकी डबल हो जाएगी, पहला। उसके बाद आप जो खाना खाएंगे वो उसके पीछे पीछे आएगा। तो पहला कारण। दूसरा कारण, आपका जो प्रॉब्लम जो हो रही है, जो आप बीमारी से ग्रस्त क्यों हो रहा है, क्योंकि आपके अंदर कोई ना कोई सिस्टम काम नहीं कर रहा है। जैसे डायबिटीज में इंक्रेटिन सिस्टम काम नहीं कर रहा, तो जैसे आप ग्रीन जूस लेंगे वो इंक्रेटिन एक्टिवेट हो जाएगा, उसके बाद जो भी चीज लेंगे वो अपने आप सेल्फ कंट्रोल में चला जाएगा। तो ये है ग्रीन जूस लेने का कारण। और ये भी कहा जाता है सर कि जूस नहीं लेना चाहिए ऐसे टाइम पे। करेक्ट। अब आपको इसका आंसर उसी में मिलेगा जो मैंने पहले जवाब दिया था। अपने को क्या टारगेट है, ग्लूकोज को फ्लड नहीं करना ब्लड के अंदर, अपना टारगेट। तो जब उसको जूस कर देंगे, उसको कंसंट्रेटेड कर देंगे, इजी फ्लोएबल कर देंगे, उससे फाइबर हटा देंगे, तो क्या होगा, ग्लूकोज फ्लड हो जाएगा और हमारा जो इंटेंशन था वो क्या होगा, ब्रीच हो जाएगा, माने हमारा टारगेट ही खराब हो जाएगा। इसलिए जूस सुबह नहीं देने बोलते। ओके, एक और क्वेश्चन है सर। बहुत सारे लोग ये भी सोचते हैं कि बुजुर्ग लोगों को जो है वो फ्रूट्स ठंडा लग कर जाता है मॉर्निंग के टाइम पे, अगर एम्प्टी स्टमक दिया जाए तो जो लोग ज्यादा उम्र के लोग हैं उनको ठंड लग जाती है उससे, और वो डाइजेस्ट नहीं कर पाते, उनको ब्लोटिंग हो जाती है, उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती है, चेस्ट कंजेशन भी हो जाता है कई लोगों को। तो इसका क्या कारण है सर? ये भी क्योंकि मैं आपसे इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि यू आर रिलेटेड टू मेडिकल, एंड आई थिंक साइंस को लेकर के आप अच्छी तरह से इसको समझा पाएंगे। एग्जैक्टली। देखो, सबसे पहले अपने को देखना पड़ेगा कि सीधी बात है, जो जो डीआईपी डाइट है ये एक जनरल इंस्ट्रक्शन है, कस्टमाइज्ड इंस्ट्रक्शन नहीं है। हो सकता है किसी को ये चीज फॉलो करने में दिक्कत आ सकती है ना। उन्होंने ऐसा नहीं बोला कि आप डीआईपी डाइट फॉलो करेंगे तो सब कुछ है, इसमें कोई वेरिएशन नहीं है, इसके वेरिएशंस हैं। एक कोई पर्टिकुलर कस्टमाइज पेशेंट को इससे दिक्कत हो सकती है, इसलिए तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना है। अगर इसका ऐसा कुछ नहीं होता, गड़बड़ कभी नहीं होता, परफेक्ट टाइम पे काम करता, तो डॉक्टर्स की जरूरत ही क्यों पड़ती। तो इसका मतलब इसमें वेरिएशन है, लोगों को प्रॉब्लम जाती है। तो अपने को पर्टिकुलर पेशेंट को फिर अपने को उसको देखना पड़ेगा क्या दिक्कत है। हो सकता है उसके अंदर एसिडिटी की प्रॉब्लम हो, जी। ठीक है, या फिर हो सकता है उसके अंदर
नर्वस डिसऑर्डर हो गए हो, कोई एज हो गया, हो सकता है विटामिन B12 की कमी हो, उसके रिपोर्ट्स क्या कहते हैं, उसके अंदर हीमोग्लोबिन क्या है, वो बहुत सारे मल्टीफैक्टोरियल। पहला। दूसरा, जो आदमी बहुत दिनों से फल नहीं खाया है वो शुरू शुरू में लेगा तो इट टेक टाइम टू एडजस्ट, हो सकता है अभी वो इनिशियल एडजस्टमेंट फेज में हो। तो इट इज मल्टीफैक्टोरियल, कोई एक पर्टिकुलर आंसर नहीं है, इट्स ऑल डिपेंड अपॉन द कंडीशन ऑफ द पेशेंट, दैट्स इट। ओके सर, बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि मुझे भी बहुत सारे प्रश्न आते हैं कि एक हेल्दी लाइफस्टाइल जीने के लिए, डिजीज फ्री लाइफस्टाइल जीने के लिए, व्हाट इज द करेक्ट डाइट? Because करेक्ट, there's so ये many एक्चुअली diets in the market and everybody is so confused. एग्जैक्टली एग्जैक्टली देयर आर सो मेनी डाइट्स इन द मार्केट, सो व्हाट टू डू नाउ। तो Yeah. सबसे सीधी बात है, इसका मतलब है कि इसमें एक डीप नॉलेज होना जरूरी है, तभी अपन डिसाइड कर पाएंगे। ये Correct. चीज तो क्लियर हो गई। Hmm. तो जो एक डाइट थी कि अगर सिर्फ कोई एक ही डाइट पढ़ेगा तो उसको नहीं समझ पाएगा। जो मल्टी डाइट्स पढ़ेंगे जो दुनिया में, Hmm. तो मैंने बहुत सारे डाइट्स पढ़ रखे हैं। अब आपका मैं कैसे डिसाइड करेंगे कौन सी डाइट अच्छी है? Hmm. क्यों? क्योंकि जैसे कीटो डाइट है उसमें तो नॉन वेजिटेरियन डाइट है, Hmm. उनके अपने फंड है। सबसे पहला गोल्डन रूल बता रहा हूं जो शायद आपको बहुत ही कम, शायद नहीं पता रहेगा, किस बहुत कम लोगों को पता होगा। Hmm. ऐसा डाइट जो हमारे ब्लड में हाइपर इंसुलिनीमिया ना करे, ऐसा डाइट जो हमको इंसुलिन रेजिस्टेंट ना बनाए, वही डाइट सबसे अच्छी डाइट है। अब अब थोड़ा आपको सा इस पे, और हाँ थोड़ा सा इस पे इलैबोरेट कर दीजिए सर, ताकि लोग समझ जाएं, क्योंकि बहुत सारे लोग बड़े नाइव हैं, दे एग्जैक्टली डोंट अंडरस्टैंड। या सो नहीं बड़े लोग क्या, माने हाईली क्वालिफाइड डॉक्टर से बहुत सारे लोग, बहुत ही कम है, मैंने 0.001% लोग हैं शायद इसको जानते होंगे। ओके। मैं आपको बहुत अच्छे से बता रहा हूँ, एक एक शब्द समझिए, सोने के समय मैंने इधर गोल्डन वर्ड्स में बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा, नहीं समझ आएगा रिपीट कर करके सुनिएगा मैं क्या बता रहा हूँ। हम जब भी कोई डाइट को डिसाइड करेंगे तो हमको ऐसा डाइट लेना है जिसके वजह से हमारे ब्लड में हाइपर इंसुलिनीमिया ना हो, ठीक है, हमारे ब्लड में ग्लूकोज का जो लेवल है वो शूट ना करे, ऐसा डाइट जो हमको इंसुलिन रेजिस्टेंट ना बनाए। ये सबसे पहला बेसिक क्राइटेरिया है। जो डाइट इस क्राइटेरिया को फॉलो करेगा उसके बाद फिर बाकी कहानियां हैं। अगर वो इसी को फॉलो नहीं करेगा, इसी को अगर वो सॉल्व नहीं करेगा, तो फिर तो आगे की पूरी कहानी खराब ही होनी है। मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल बताता हूँ, बहुत फेमस डाइट है, यूएस वगैरह में चलता है, कीटो डाइट बोलता है, कीटो डाइट। कीटो डाइट में क्या है, आप बटर खाइए, नॉन वेजिटेरियन खाइए और ये खाइए, सब कुछ देखने में बहुत अच्छा लगता है, वो ग्लूकोज को फ्लड नहीं करता है, लेकिन बेसिक साइंस में फिर गड़बड़ी है, बेसिक में ही गड़बड़ी है, वो हाइपर इंसुलिनीमिया और इंसुलिन रेजिस्टेंस करता है। तो जो कीटो डाइट के रचयिता थे वो खुद हार्ट अटैक से डेथ हो गया था। क्यों? बिकॉज कीटो डाइट इज हाईली डेंजरस टू हार्ट। ठीक है, तो ये बेसिक साइंस है। तो लेकिन अब चक्कर क्या है, एक तो ये बात किसी को पता नहीं है, और पता भी हो जाएगी तो उसको कैसे पता चलेगा कि ये किस डाइट में है कि नहीं। इसका मतलब है अपने को वो एक ऐसे एक्सपर्ट से मिलना पड़ेगा या फिर पूछना पड़ेगा जो इस डाइट के बारे में जानता हो। तो मैं बताता हूँ, आप बताइए कौन सी डाइट है, मैं उसका एक्सप्लेनेशन देता हूँ। डीआईपी डाइट, पहला क्वेश्चन आएगा That's आपको। the famous diet right now. एग्जैक्टली, इंडिया में फेमस डाइट है। Yeah, इसका actually. सबसे पहला, क्या ये हाइपर इंसुलिनीमिया से बचाता है? आंसर इज यस, ये हाइपर इंसुलिनीमिया से बचाता है। दूसरा क्वेश्चन, क्या ये ग्लूकोज फ्लडिंग को बचाता है? आंसर इज यस, ये ग्लूकोज फ्लडिंग को बचाता है। तीसरा, क्या हमको ये इंसुलिन रेजिस्टेंस से बचाता है? आंसर इज यस, ये हमको इंसुलिन रेजिस्टेंस से बताता है। कहानी तो यहीं पे खत्म हो गई, उसके बाद के प्रॉफिट तो अनगिनत है। बेसिक क्राइटेरिया यही है, ये अगर नहीं सॉल्व होगा तो फिर आप चाहे कुछ भी कर लीजिए, वो डाइट खराब ही होनी है। तो बहुत सारे लोग सर ये भी कहते हैं कि हम ये डाइट ले रहे हैं काफी टाइम से, और हमारा जो है आई मीन दे गेटिंग मोर स्लिम, बहुत ज्यादा पतले हो रहे हैं, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पतले हो गए। अब वो क्या करें, मतलब वजन बढ़ नहीं रहा है, बहुत ज्यादा लूज हो गया वजन, तो उस स्थिति में उनको क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले उनको ये करना चाहिए कि अपनी गलतफहमी दूर करना चाहिए कि क्या वाकई उनका वजन इतना कम हो गया है। वो कैसे पता करेंगे, है ना? क्योंकि क्या होता है, जब 110 किलो का आदमी 90 किलो होगा ना, तो वो तो लगेगा मैं बहुत पतला हो गया हूँ, लेकिन जब तक उसका बीएमआई नहीं नापेंगे, बॉडी मास इंडेक्स नहीं नापेंगे, तब आप तक आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये मोटा है कि पतला है। ठीक? तो लेकिन कुछ लोग सर ये बीएमआई कौन, दे लुक हैगर्ड, दे लुक वेरी हैगर्ड, ऐसा क्यों? बहुत ज्यादा पतले दिखते हैं तो होंगे पतले, होंगे पतले। मैं तो बेसिक बता रहा हूँ कि
गलतफहमी क्या है, पहले तो ये कंफर्म करो ना कि आप वो पतला है कि नहीं, ये कैसे डिसाइड करेंगे, देख के डिसाइड थोड़ी करेंगे। तो भाई ये देखेंगे तो अदनान समी जो है वो पतला हो गया, लेकिन बीएमआई के हिसाब से तो मोटा ही होगा। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? हो सकता है आप इतने भयंकर मोटे रहे हो कि पतला होने के बाद भी आप मोटे की कैटेगरी में आते हो, किसी के नजर के देख के आप नहीं बता सकते ये मोटा है कि पतला है। क्यों? क्योंकि जैसे आप 25 में है, 25 से ऊपर जाएंगे तो आप मोटे हैं, 25 से लेकर 20 तक यू आर फिट। 23 एशियंस के लिए बीएमआई 23 इज आइडियल। अगर आप एशिया के बाहर है तो 25 इज आइडियल। आप 18 तक है तब भी ठीक है, देयर इज नो इशू, ठीक है। 18 से नीचे आप ओवरवेट है, तो अगर आपका बीएमआई 18 से नीचे देन यू आर अंडरवेट। अगर अंडरवेट है तो फिर कुछ ना कुछ क्लिनिकल प्रॉब्लम जरूर होगी। अगर क्लिनिकल प्रॉब्लम है तो उसको अपन को ढूंढना है, ठीक। फिर अगर वो अंडरवेट में होगा तो कुछ क्लिनिकल प्रॉब्लम है तो वो तो कस्टमाइज वो पर्टिकुलर पेशेंट पे देखना पड़ेगा कि क्या प्रॉब्लम हो रही है उसको। लेकिन एक चीज देखा गया है, जैसे ही आप ऐसी डाइट पे आते हैं जो आपको हाइपर इंसुलिनीमिया, इंसुलिन रेजिस्टेंस को बचाता है, उस डाइट से आपका वेट लूज होता है। क्यों? क्योंकि वो एक पॉजिटिव साइन है कि आपका बॉडी काम कर रहा है। क्योंकि क्या होता है, हाइपर इंसुलिनीमिया होना और मोटापा को बढ़ावा देना दोनों एक ही चीज है। क्यों? क्योंकि आप मोटे हो रहे हैं ना, इसका मतलब है आपको हाइपर इंसुलिनीमिया रहा होगा। मतलब जो चीज आप आज रिजल्ट देख रहे हैं, टाइप टी या मोटापा, उसके होने से 10 साल पहले से आपको हाइपर इंसुलिनीमिया, लेकिन कभी कोई चेक नहीं कराया। ऐसा कौन सा डाइट है सर जो हाइपर इंसुलिनिमिया कर देता है, और ऐसे कौन से डाइट है या कौन से ऐसे फ्रूट्स हैं या वेजिटेबल्स हैं जो कि पर्टिकुलरली उसको रिड्यूस भी करते हैं? करेक्ट। तो कौन से डाइट है जो हाइपर इंसुलिनीमिया को बढ़ाते हैं? ऐसा वो जो भी डाइट हो जिसमें तेल होगा, फैट कंटेंट हायर होगा जिस डाइट में, वो डाइट हाइपर इंसुलिनीमिया की तरफ आपको ढकेलेगा। कई बार क्या होता है, आप फैट बहुत खा रहे हैं, आप मन में गलत फहमी पाल के रखिए कि मैं तो वर्क भी कर रहा हूँ, मैं तो जिम भी जा रहा हूँ, है ना। लेकिन क्या हो रहा है, आप जिम जाके 1 कदम आगे जा रहे हैं, तेल खा के 10 कदम पीछे हो रहा है। समझ रहे हैं? तो आप तेल खाएंगे तो आप हाइपर इंसुलिन में तरफ आएंगे। आप बोलेंगे सर तेल कहाँ खाते हैं? आप ध्यान से डाइट को देखेंगे ना, हमारा डाइट इतना फैटी हो चुका है, इतना फैटी हो चुका है, यू कैन नॉट इमेजिन। पहले तो तेल एक सोने का चीज था, मतलब बहुत लग्जरी थी, जो आज हमको बहुत कौड़ियों को दाम पे मिल रही है। एक्चुअली में जैसे मैं तिल का तेल है 140 रुपए किलो तिल है, उसका तेल 200 रुपए में मिल जाता है। कैसे पॉसिबल है? नॉट पॉसिबल। तो ये एक्चुअली क्या हो रहा है, हमको लग रहा है कि तेल इतना ज्यादा इजी अवेलेबल हो गया तेल की, आप तेल आराम से हर चीज में डाल सकते हैं। ऐसा कौन सा चीज है जिसमें ऑयल ने घुस गया? रोटी पूड़ी में कन्वर्ट हो गया, नॉर्मल स्नैक्स थे वो पिज्जा में कन्वर्ट हो चुके हैं। बिना घी के आप रोटी खा ही नहीं सकते। 99% भारत में लोग वो खाते हैं। अमेरिका में तो रोटी जानते नहीं, वो तो पिज्जा ही पिज्जा खाते रहते हैं। समोसा कचौड़ी, ऐसा कौन सा है? आप दिन में कैलकुलेट करेंगे तो आप दंग रह जाएंगे, जितना हमको तेल चाहिए उससे 10 गुना ज्यादा खा रहे हैं। तो आपकी मौत भी नॉर्मल आदमी से 10 गुना ज्यादा होगी, बीमार भी 10 गुना ज्यादा पड़ेगी। बहुत से ऐसे लोग हैं सर, वो कहते हैं हम घर का खाना खाते हैं, हेल्दी खाते हैं, फिर भी हमारे को पता नहीं कैसे बीमारियां पकड़ लेती हैं, समझ ही नहीं आता। ऐसे लोगों को क्या कहना चाहेंगे आप? तो ऐसे लोगों को मैं कहना चाहूंगा कि जो आप घर का खा रहे हैं, हेल्दी खा रहे हैं, तो पहली बात आपको डेफिनेशन पता है क्या घर का खाना और हेल्दी खाना होता क्या है? अगर घर का खाना, घर में बैठ के आप सैंडविच पिज्जा और बर्गर खा रहे हैं, तो आपके लिए वो घर का खाना होगा। एक्चुअली में वो यूएस का खाना है, यूरोप का खाना है, पहला। दूसरा, हेल्दी खाना है तो पहले आपको डिफाइन करना पड़ेगा हेल्दी खाना क्या है। तो हेल्दी खाना क्या है, मैंने डिफाइन कर दिया, क्या है? जिससे हाइपर इंसुलिनीमिया ना हो, इंसुलिन रेजिस्टेंस ना हो और आपका ग्लूकोज फ्लडिंग ना हो। अगर ऐसा आप खाना खा रहे हैं तो सीधी सी बात, आप बीमार नहीं पड़ेंगे, गारंटी दे सकता हूँ। ओके, यहाँ पर भी थोड़ा सा कंफ्यूजन ये होगा लोगों को कि अभी भी लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि एग्जैक्टली हमें खाना क्या है हाइपर इंसुलिनिमिया को कम करने के लिए। एग्जैक्टली, हाइपर इंसुलिन करने के कम करने के। तो सबसे सीधी पहली बात है, जो आप लोगों से फेमिलियर वर्ड है, वो है डीआईपी डाइट। ठीक है। तो कुल मिला के आपको फ्रूट वेजिटेबल खाना है। मैं डीआईपी डाइट में बोलता नहीं, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। फ्रूट्स वेजिटेबल बढ़ाइए और अपने खाने में ऐसे ग्रेन्स डालिए जो हाइपर इंसुलिनीमिया और इंसुलिन रेजिस्टेंस और ग्लूकोज के फ्लडिंग को बचाते हैं। ऐसे ग्रेन्स हैं मिलेट्स। मिलेट ऐसा ग्रेन है जो इस चीज को नहीं बढ़ने देता, ये तीनों चीज को सॉल्व कर देता है। तो अगर आप उसको खाने का आदत डालेंगे तो बीमार नहीं पड़ेंगे, और बीमार पड़ भी गए हैं तो धीरे धीरे ठीक हो जाएंगे और बीमारी रिड्यूस हो जाएगी। ये है बेसिक साइंस। फिर उसके बाद और बहुत सारा चीजें, फाइटोन्यूट्रिएंट्स हैं और एंटीजेनिक प्रॉपर्टी वाले लीव्स हैं, जूसेस हैं, कसायम्स हैं, लेकिन वो सब उसके बाद है। पहला बेसिक लेयर तो यही, 80% तो यही। आपके हिसाब से मतलब हमको अपनी जो डाइट है उसमें फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स और मिलेट्स मस्ट है, मतलब उनको ऐड करना ही चाहिए। आप
या तो आप मिलेट सेट कर दिए, लेकिन ऐसे कोई भी ग्रेन सेट कर दिए जिसमें हमारा जो ग्लाइसीमिक इंडेक्स है, जो फ्लडिंग है, वो ना हो। अगर वो आपका, मैं देखिए वो आपके तो साथ एक और लाइव करूंगी सर, जिसमें ना हम मिलेट्स के ऊपर ही बात करेंगे, क्योंकि मिलेट्स पे भी बहुत सारे क्वेश्चन है लोगों के, और खादर सर भी आएंगे बहुत मेरे बहुत साथ बड़ा बहुत बार। टॉपिक। हाँ, हाँ, बहुत तो बड़ा टॉपिक उसमें है वो। हाँ मैं उन्हीं को लेकर के भी आऊंगी, बहुत बार लेकर के आऊंगी। अब तो मैं स्पेशली सिर्फ खादर सर के लिए मैंने कैमरा खरीदा है तो श्योर श्योर। सर को जरूर लेकर के आऊंगी। तो और डॉक्टर हाँ खादर जी। सर से तो वैसे भी मेरी मैंने जो भी मैं उस पर रिसर्च करता हूँ, जो भी मैं केस स्टडी करता हूँ, वैसे तो मैं उनको भेजता रहता हूँ, हाँ और आई एम इन कंसिस्टेंट टच विथ हिम। और जहां तक रही बात मिलेट्स की, तो ये मेरे हार्ट के बहुत नियर करीब है। मैं काफी सालों से इस पे रिसर्च कर रहा हूँ, और काफी सारे लोगों को, जो मेरे पेशेंट होंगे, जो सुना होंगे, वो जानते भी होंगे, काफी सारे लोग ठीक भी हो चुके हैं। तो या डेफिनेटली इट्स अ गुड ग्रेड्स, देयर इज नो डाउट सर, उन अबाउट दैट। लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे जो लोग इसको खा तो रहे हैं लेकिन बहुत ज्यादा उनको इसका कुछ इफेक्ट दिख नहीं रहा है, तो कहीं ना कहीं वो डिमोटिवेट भी होते हैं कि इतने बिल्कुल टाइम से बिल्कुल। हम गे ग्रेन खा रहे हैं लेकिन कुछ हो नहीं रहा है, मतलब जो वो एक्सपेक्टेशन होती है, क्योंकि जब कोई सुनता है ना किसी को तो लगता है कि हाँ ये सब वंडर ग्रेन। सो ये एग्जैक्टली चक्कर क्या है, आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा। ये एक्सपेक्टेशन आप चावल से रखे थे क्या? जब चावल रोटी खा रहे थे, नहीं रखे थे। तो हो सकता है, मैं तो कहता हूं, आप वो नहीं खा रहे हो तो तब तो शायद उससे भी गई स्थिति में होते। पहला। दूसरा, अगर आपको उसके बाद भी दिक्कत है, नहीं ठीक हो रहा है, इसका मतलब आपकी बीमारी ज्यादा डीप है। आपको एक डॉक्टर की जरूरत है, आपको एक फिजिशियन की जरूरत है, जो आपको उस चीज में और अच्छे से मदद कर सके। इसका मतलब है आपकी बीमारी काफी लंबी है, यू आर ए क्रॉनिक डिजीज, यू हैव क्रॉनिक डिजीज। बट सर, ये जो कहा जाता है, ये हम जो भी डाइट्स अभी तक रेकमेंड में आई हैं, डीआईपी हो गया, खादरवली सर का जो ये मिलेट्स हो गया, ये सब क्रॉनिक प्रॉब्लम्स के लिए ही है ना, ज्यादातर लोग एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तभी ये रेकमेंड हाँ की हाँ। जाती है जब क्रॉनिक प्रॉब्लम्स होती हैं। एक्यूट के लिए तो भाई इमरजेंसी है, यू हैव टू गो फॉर नहीं, वो तो इमरजेंसी, उसके, वो तो डाइट डाइट का तो कोई अलग लेना ही देना नहीं। है। हाँ, तो उसमें डाइट क्रॉनिक का कोई नहीं। क्रॉनिक डिजीज से बचाना और क्रॉनिक डिजीज को रिवर्स करना, दोनों की कहानी अलग अलग है। अलग है। अगर आपको नहीं है तो नहीं होगा, लेकिन हो गया है तो रिवर्स करने में टाइम लगेगा। आप, हो सकता है आप स्टार्टिंग में हो सकता है आप बीच में हो सकता है आप कुछ गलती कर बैठे, हो सकता है आपको मल्टीपल और डिजीजेस हो। तो ये क्लिनिकल डिसीजन एक फिजिशियन ही ले सकता है। जी। तो ये तो बहुत क्लियर हो गया सर कि अगर किसी को क्रॉनिक है और इतनी अच्छी डाइट लेने के बाद भी, मान लो 2-3 महीने आपने डाइट लिया, आपको थोड़ा सा उसमें इंप्रूवमेंट दिख रहा है, लेकिन जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो इंप्रूवमेंट आपको नहीं मिल रहा, दैट मींस यू हैव टू कंसल्ट अ फिजिशियन, चाहे वो कोई भी ताकि फिजिशियन हो। या नहीं, वो फिजिशियन हो जो उसके बारे में जानता हो। जी। कोई भी फिजिशियन तो फिर वो मेडिसिन वाला होगा भाई। फिजिशियन जो जिस डाइट के बारे में आप बात कर रहे हैं, उस डाइट से अगर आपको ट्रीटमेंट लेना है, तो आपको ऐसे फिजिशियन के पास जाना पड़ेगा जो उस डाइट के बारे में आपको मदद कर सके। जी। राइट। जी। जी। तो आज के लिए तो इतना ही है सर, मैं फिर आपके साथ कनेक्ट होंगी, और श्योर श्योर। जी, फिर हम मिलेट के ऊपर विस्तार से बात करेंगे सर। थैंक यू बिल्कुल सो श्योर मच। श्योर। थैंक यू सो ओके, मच। वेलकम वेलकम।